प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हमने 2 चैप्टर्स का स्टडी कर लिया है, बड़े पाठ थे, बड़े लेसन थे। एक तीसरा लेसन, वह भी काफी बड़ा पाठ है और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो हमारी इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद फर्स्ट यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी। आइए शुरू करते हैं। इस चैप्टर का नाम है विद्युत धारा। विद्युत धारा, इसको समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। विद्युत धारा, ये चैप्टर है हमारा विद्युत धारा। इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट है चैप्टर का नाम हमारा। देखिए, इस चैप्टर में हम गतिमान आवेश का अध्ययन करेंगे। पिछले 2 चैप्टर्स में हमने स्थिर आवेश का स्टडी करा था और इस चैप्टर में हम गतिमान आवेश का स्टडी करेंगे, मूविंग चार्ज का स्टडी करेंगे। तो कुछ छोटी छोटी चीजों को समझते हैं। वो छोटी छोटी चीजें हैं। पहली चीज है कि इलेक्ट्रिक करंट होती क्या है। पहली चीज तो हम विद्युत धारा क्या है इसी के बारे में समझते हैं भाई। इलेक्ट्रिक करंट देखिएगा, इलेक्ट्रिक करंट का अर्थ होता है किसी परिपथ में, पीछे पाठ में हमने, पीछे लेसन में हमने परिपथ भी पढ़े थे। परिपथ का मतलब एक संयोजन होता है जिसमें सेल हूं, कुंजी हूं, रिहोस्टेट हो, एमीटर हो, वोल्ट मीटर हो और गैल्वेनोमीटर हो और बैटरी सेल हो। इनका एक कॉम्बिनेशन बना करके हम सर्किट बनाते हैं। अभी समझेंगे सर्किट क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट समझेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट किसी, बिल्कुल शॉर्ट में लिख रहा हूं, 2 लाइन केवल, किसी परिपथ में विद्युत आवेश, विद्युत आवेश पढ़ा था हमने फर्स्ट चैप्टर में, इलेक्ट्रिक चार्ज के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ए सर्किट। बिल्कुल सिंपल सा, ये आपने 10th क्लास में पढ़ लिया है, छोटी छोटी कुछ चीजें। अब हम इसका विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। तो इसका अर्थ हो गया विद्युत धारा बराबर प्रवाहित आवेश बट्टा समय। एक लाइन का आवेश प्रवाह की दर। इस करंट को हम I से डिनोट करेंगे। I इज इक्वल टू प्रवाहित आवेश, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज Q, प्रवाहित आवेश हुआ Q, Q इज इक्वल टू एनी पढ़ा हुआ है आपने, अपॉन T। तो I इज इक्वल टू Q अपॉन T। ये फार्मूले के रूप में पहली चीज होगी नंबर 1, वेयर Q इज इक्वल टू N इंटू E। Q इज इक्वल टू एनी पढ़ा हुआ है पीछे हमने। ये विद्युत धारा होगी भाई। इलेक्ट्रिक करंट मीन्स रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। और इसका मात्रक,
मात्रक। किसका? विद्युत धारा के मात्रक हो गए। पहली एसआई यूनिट देखते हैं। देखिए एसआई मात्रक, एसआई यूनिट है इसका क्या? कूलम। आवेश का मात्रक कूलम पर सेकेंड। इसी को कहते हैं एम्पियर। एम्पियर, कूलम पर सेकेंड या एम्पियर। और 1 कूलम वह जहां 1 कूलम पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 एम्पियर। ये तो एसआई यूनिट हो गया भाई। कूलम पर सेकेंड का मतलब एम्पियर। इससे छोटे मात्रक भी हैं। अदर यूनिट्स पे आता हूं। अन्य मात्रक, अन्य मात्रक छोटी धाराओं का मापन करेंगे तो 1 मिली एम्पियर, एमए मिली एम्पियर, 10⁻³ एम्पियर। इससे और छोटा का भी मेजरमेंट चाहिए होगा सर्किटों में हमको, 1 माइक्रो एम्पियर, 10⁻⁶ एम्पियर। ऐसे ही माइक्रो तक ही जाएंगे। माइक्रो काफी छोटी करंट होती है, और छोटी माना करंट होएगी तो उसको नैनो पिको ऐसे में मेजर करेंगे। अच्छा, अब बात ये भी ध्यान रखनी है, मात्रक हो गया है तो इसका मतलब इसकी बीमा भी लिख देते हैं। बीमा क्या होगी? ये वैसे इलेक्ट्रिक करंट फंडामेंटल क्वांटिटी है भाई। इसकी बीमा हुई e⁻⁴ एम्पियर, e⁻⁴ m⁻�0 l⁻�0 a⁻⁴ ऐसा भी लिख सकते हो। और यह एक अदिश राशि है। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। अदिश राशि है। कैसी राशि है ये? अदिश राशि है। परंतु हम थोड़ा सा यहां दिशा का जिक्र करेंगे। उस दिशा का मतलब वेक्टर से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आ रही बात समझ में? विद्युत धारा की मैं थोड़ा एक लाइन लिख दे रहा हूं। विद्युत धारा की दिशा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा की दिशा कैसी होगी भाई? विद्युत धारा की दिशा का मतलब वेक्टर से लेना देना नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है। दिशा का मतलब है, मैं पहले लिख दे रहा हूं फिर आप समझना। जिस दिशा का मतलब मार्ग से हुआ, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब उसका मार्ग, किस मार्ग से फ्लो करेगी। जिस मार्ग में ऋण आवेशवाहक अब हम मेटलिक कंडक्टर पढ़ेंगे तो ऋणावेशवाहक फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई। ऋणावेशवाहक में कोष्ठ में मुक्त इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऋणावेशवाहक मेनली फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फॉर मेटलिक कंडक्टर, मुक्त इलेक्ट्रॉन। चलते हैं। विद्युत धारा उनके लिख दीजिए, उनके चलने के विपरीत दिशा में, मार्ग में प्रवाहित होती है।
प्रवाहित होती है, या जिस मार्ग से होते हुए धन आवेश वाहक चलते हैं। विद्युत धारा भी उसी मार्ग का अनुसरण करते हुए प्रवाहित होती है। मतलब सिंपल सा फंडा है कि ऋण आवेश वाहक जिस मार्ग से चलेंगे, विद्युत धारा उसके ठीक अपोजिट होगी, या धन आवेश, यूं भी कह सकते हैं, या धन आवेश वाहक जिस मार्ग से अनुसरण करते हुए चलेंगे, जिस रूट को फॉलो करेंगे, उसी रूट से करंट की डायरेक्शन भी वही होएगी। यह है विद्युत धारा की डायरेक्शन। अब समझना, डायरेक्शन का मतलब उस वेक्टर क्वांटिटी से कोई लेना देना नहीं है भाई, जरा समझिएगा। मान ले हमने एक वायर लिया या एक छड़ी, मेटेलिक वायर है, मैं बड़ा सा समझने के लिए इसको काफी मोटा दिखा रहा हूं। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसका, ये देखिए, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसमें मैं एक सेल जोड़ देता हूं, सेल। अभी पढ़ेंगे सेल क्या होता है। सेल जोड़ दिया, कुंजी लगाना चाहो कुंजी भी लगा दीजिए। अब देखिए, ये सेल का धन सिरा है, इसको कहते हैं एनोड, और ये सेल का ऋण सिरा है, इसको कहते हैं कैथोड। अभी पढ़ेंगे सेल के बारे में। तो क्या होता है, इस मेटेलिक कंडक्टर में, इस चालक में, इस धातु के तार में, छड़ में क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉनों का पीछे हमने जिक्र करा था। किसी धातु की सतह में कुछ इलेक्ट्रॉन, कुछ क्या, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं कि वह उस धातु की सतह में गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, परंतु उसकी सरफेस को छोड़ेंगे नहीं। द इलेक्ट्रॉन्स which are freely move in the surface of a metal is known as free electron। क्योंकि जो परमाणु होता है, परमाणुओं की बाहरी कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन रोटेट करते हैं, वो नाभिक से उनका बंधन कम होते जाता है, बाइंडिंग एनर्जी उनकी कम होते जाती है। मतलब विद्युत बल वो कम हो जाता है। कम हो जाता है तो धीरे धीरे जो आउटर मोस्ट वाले ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो उस मेटल सरफेस में फ्री हो जाते हैं। उन्हीं को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसका जिक्र हम पीछे भी कर चुके हैं। अब इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इस धातु की सतह में ये मुक्त, चलिए मैं ऐसे दिखा देता हूं, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इस धातु की सतह में एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर चलने लगते हैं। एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर चलने लगते हैं। देखो ये निगेटिव टर्मिनल है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे। यदि हम विद्युत बल की बात करें, बैटरी का शेल का ऋण सिरा इस चालक को दिया है, तो इस चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन है। मुक्त इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश, ऋण को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो इसको मैं ए, इसको मैं बी कह रहा हूं। मुक्त इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करेंगे, इस चालक के ए सिरे से बी सिरे की ओर, ऐसे। यदि ये सर्किट क्लोज बन जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉनों का मार्ग ऐसा हो जाएगा, ऐसे चलने लगेंगे।
इस चालक के ए सिरे से बी सिरे तक पहुंचेंगे, फिर इस तार से कनेक्टिंग वायर से होते हुए बैटरी के धन सिरे से होते हुए ऋण सिरे से होते हुए फिर से ए सिरे पर पहुंचेंगे। दिस इज द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, मतलब मूवमेंट है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है। अब प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन इससे फ्लो कर रहे हैं, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें विद्युत धारा की दिशा क्या होती है? इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहे हैं तो विद्युत धारा की दिशा कैसे होएगी? उसके विपरीत। ऊपर लिखा हुआ है, जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन संचरित होएंगे चलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट उसके अपोजिट होएगी, ये ध्यान रखना है। या धन आवेश वाहक जिस रास्ते का अनुसरण करेंगे उसी रास्ते से विद्युत धारा भी बहेगी, उस रास्ते से चलेगी। मतलब यह हो गया विद्युत धारा की दिशा। आप याद रख लेना, ऋण आवेश चलने के विपरीत या धन आवेश चलने की दिशा में। बस शॉर्ट में लिख लेना, क्या? ऋण आवेश प्रवाह की चलने की दिशा के विपरीत या धन आवेश वाहक के चलने की दिशा ही विद्युत धारा की दिशा होती है। अब आते हैं, ये मैंने एक मेटेलिक कंडक्टर लिया, देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। कैसे फ्लो कर रहे हैं? एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर फ्लो कर रहे हैं। तो आवेश प्रवाह की दर होगी हमारी इलेक्ट्रिक करंट। ये देखिए, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एक लाइन का रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, नहीं इलेक्ट्रिक चार्ज इज इलेक्ट्रिक करंट। इसका यूनिट हो गया एम्पियर, छोटे यूनिट हो गए मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, नैनो एम्पियर हो गए। ये अदिश राशि होगी और इसका मार्ग हुआ, मतलब डायरेक्शन का मतलब उस वेक्टर से लेना देना नहीं है। ये इसकी दिशा, विद्युत धारा किस दिशा से होते हुए जाएगी, किस मार्ग से होते हुए जाएगी? ऋणावेश के चलने के विपरीत या धन आवेश वाहक के चलने की दिशा। आगे बढ़ते हैं। पहली चीज होगी विद्युत धारा, दूसरी चीज धारा घनत्व। देखिएगा, दूसरा चीज है हमारा, चूंकि हमने धारा पढ़ा तो अब धारा घनत्व। धारा घनत्व को देखिए, इसको कहते हैं करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी का क्या अर्थ है समझिएगा। करंट डेंसिटी, पहले मैं छोटा सा एक डायग्राम बना ले रहा हूं। देखिए, हमारे पास एक मेटलिक कंडक्टर है, एक तार है, एक छड़ है। ये छड़ के दो सिरे हो गए, ये वी हैव टू एंड्स ऑफ द मेटलिक कंडक्टर। इन सिरों से हम क्या जोड़ दें? एक सेल जोड़ दें। ये छड़ से, तार से इस सेल का धन सिरा तो हमने एक तरफ डाल दिया और ऋण सिरा कहां डाल दिया? दूसरी तरफ। अब इसमें चार्ज फ्लो होना शुरू हो जाएगा, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन चलने शुरू हो जाएंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसे चलेंगे तो करंट कैसे फ्लो होएगी? बैटरी के धन सिरे से निकलेगी भाई, ऐसे। अब देखना, तो करंट डेंसिटी का मतलब हुआ, मैं पहले लिख रहा हूं फिर समझिएगा, एक लाइन केवल लिख रहा हूं। किसी छड़ या तार के अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल से, एकांक क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली धारा को,
प्रवेश करने वाली धारा, गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली धारा को किसी छड़ या तार के अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत या लंबवत गुजरने वाली जो इलेक्ट्रिक करंट होगी, विद्युत धारा होगी, उसी को क्या कह देंगे? धारा घनत्व। तो धारा घनत्व बराबर धारा घनत्व करंट डेंसिटी इज इक्वल टू प्रवाहित धारा बटा क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। यहां से करंट क्या कर रही है? इन कर रही है। इस एरिया के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब ये होता है भाई, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर। यहां से इसके परपेंडिकुलर, ये देखिए, इसके परपेंडिकुलर इन कर रही है करंट। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर इन कर रही है और दूसरी तरफ से आउट होगी। तो इस एरिया के परपेंडिकुलर जो करंट फ्लो होगी यूनिट एरिया से, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब ये पाई आर स्क्वायर हुआ, इस एरिया ऑफ यूनिट एरिया के परपेंडिकुलर, यूनिट एरिया के परपेंडिकुलर जो करंट फ्लो कर रही वो हुआ धारा घनत्व। इसको आप डिनोट करेंगे किससे? जे से। और ये वेक्टर क्वांटिटी है भाई। कैसी राशि है? सदिश है। जे इज इक्वल टू आई अपॉन करंट थ्रो यूनिट एरिया ऑफ ए वायर। दूसरी चीज पढ़ दी, बहुत छोटी चीजें हैं। देखिए, किस तार या छड़ के अभिलंबवत एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कह देंगे। द करंट थ्रो इन यूनिट एरिया ऑफ ए क्रॉस सेक्शन ऑफ ए वायर। एक लाइन का, द करंट थ्रो यूनिट एरिया ऑफ ए वायर। यूनिट एरिया का मतलब यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन उसके परपेंडिकुलर इन करेगी। ये हो गया करंट डेंसिटी। इसका यूनिट एसआई मात्रक। एसआई मात्रक इसका हो गया, एसआई यूनिट हो गया एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। और इसकी डायमेंशन होगी बीमा, डायमेंशन एम्पियर। इस ए का मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एरिया है पर मीटर स्क्वायर, ए अपॉन L2, तो L की पावर -2, L की पावर -2, ए की पावर 1, ये इसकी डायमेंशन होगी। और यह एक सदिश राशि है। सदिश राशि, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कैसे इसकी डायरेक्शन होगी? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर। वायर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हुआ, ये इसके परपेंडिकुलर इन करेगा ये। और करंट कहां से फ्लो होती है? बैट सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर को आउट होएगी, सर्किट में फ्लो करते हुए, और इन कहां करेगी? सेल के नेगेटिव टर्मिनल पे। ये दूसरी चीज होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। अब हमने दो बहुत छोटी चीजें पढ़ी एक एक लाइन की। अब हम कुछ इसमें, क्योंकि हमको चैप्टर समझना है, तो कुछ हम छोटी छोटी चीजें पढ़ते हैं। देखो, करंट डेंसिटी, ये करंट मिलती है हमको किससे? सेल से, स्रोत से, सेल से, बैटरी से। तो पहले पढ़ते हैं सेल के बारे में, ठीक? एक एक लाइन। सेल, बहुत छोटी छोटी चीजें देखना भाई।
शेल, शेल यह एक ऐसी युक्ति है, बस एक लाइन लिख रहा हूं, युक्ति है जो किसी परिपथ में, मतलब विद्युत परिपथ में, परिपथ कह रहा हूं मैं शॉर्ट में, आवेश को प्रवाहित करने के लिए ऊर्जा प्रदान करती है. इट इज ए डिवाइस which provide energy to flow charge in the circuit. जो क्या प्रोवाइड करेगी भाई? एनर्जी प्रोवाइड करेगी. किसको एनर्जी देगी? उस सर्किट में, उस परिपथ में आवेश को प्रवाहित करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करेगी. सेल हो गया. ये दो प्रकार के होते हैं भाई. सेल हो गए, बहुत डिटेल पे नहीं जा रहा हूं. ये सेल कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के. ये छोटी छोटी चीजें हैं. देखिए, ये आपको बुक्स पे, एनसीईआरटी बुक्स पे इसका बहुत डिटेल से नहीं दिया होगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा समझा रहा हूं. एक होता है प्राथमिक सेल. प्राथमिक सेल है, प्राथमिक सेल. और दूसरी होती है द्वितीयक सेल. ये कहलाती है प्राइमरी सेल. और ये कहती है सेकेंडरी सेल. अब समझना, प्राथमिक सेल एक ही बार यूज की जा सकती है. एक ही बार का मतलब, जब इस प्राइमरी सेल को हम यूज करेंगे, यूज करते करते इसकी एनर्जी जब खत्म हो जाएगी, तो फिर इसको दोबारा हम आवेशित नहीं कर सकते, इसको चार्ज नहीं कर सकते, बेकार हो जाती है. जैसे टॉर्च में आपने सेल डाल दी तो प्राइमरी सेल है. सेल कुछ समय तक चली, उससे हम ऊर्जा लेते, टॉर्च जलाते रहे या रेडियो चलाते रहे. जब उसकी ऊर्जा धीरे धीरे केमिकल एनर्जी कंज्यूम हो गई, वह बेकार हो गया, फिर उसको आवेशित नहीं कर सकते. वो है प्राइमरी सेल. एक ही बार इनका बार बार यूज नहीं कर सकते हैं भाई. जबकि सेकेंडरी सेल्स ऐसी होती हैं, उसको हमने उपयोग में लाया, उसकी ऊर्जा खत्म होगी, तो फिर से हम उसको रिचार्ज कर लिया, उसको चार्ज कर लिया. मतलब ये चार्जेबल होते हैं, ये अनचार्जेबल. मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं. इन्हें बार बार उपयोग में नहीं लाया जा सकता है. इन्हें बार बार आवेशित करके, चार्ज करके, आवेशित कर उपयोग में लाया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एक दो एग्जाम्पल भी लिख रहा हूं. जैसे प्राइमरी सेल की जो एग्जाम्पल्स हैं, शुष्क सेल, ड्राई सेल, शुष्क सेल, लैक्लांसे सेल, लैक्लांसे सेल बनती है भाई. NH4Cl का घोल बनाते हैं एक कांच के बर्तन में. उसमें एक कार्बन की छड़, एक जिंक की छड़, एक पॉजिटिव टर्मिनल का काम करती है, दूसरी निगेटिव. अब डिटेल से अभी नहीं पढ़ पाएंगे. ऐसे डेनियल सेल, etc. सेल, ड्राई सेल, लैक्लांसे सेल, डेनियल सेल. सिमिलरली
हमारे पास क्या है, सेकेंडरी सेल्स। सेकेंडरी सेल्स में है, इसको कहते हैं लेड एक्यूमुलेटर, सीसा संचायक सेल, संचायक सेल, इसको कहते हैं लेड एक्यूमुलेटर। जैसे कैमरामैन, वीडियोग्राफर, ये लेड एक्यूमुलेटर का यूज करता है भाई। नहीं तो यदि प्राइमरी सेल्स का यूज करेगा तो वो तो रिचार्जेबल नहीं, फिर नई सेल डालनी पड़ेगी। तो वो क्या कर लेता है, सीसा सेकेंडरी सेल्स का यूज करता है और बार बार अपनी बैटरी को चार्ज करते रहता है। ये सेल हो गया भाई। सेल हमको चाहिए क्योंकि जब हम इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ रहे हैं तो हमको सेलों के बारे में जानकारी चाहिए। अब सेल के बाद इस सेल के पास क्या क्या चीजें हो सकती हैं उसको भी देखते हैं और सेल को दिखाएंगे कैसे। देखिएगा, सेल को हम ऐसे दिखाएंगे भाई। ये सेल का केवल दो डंडियां खींचोगे, एक बड़ी एक छोटी। बड़ी डंडी की तरफ पॉजिटिव लिख दोगे, छोटी की तरफ निगेटिव रख दोगे। ये पॉजिटिव, इसको कहते हैं एनोड, ये धन सिरा है, और ये ऋण सिरा क्या हुआ, कैथोड। सेल के दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल जिसको हम एनोड कहेंगे और दूसरा नेगेटिव टर्मिनल जिसको हम कैथोड कहेंगे। ठीक, सेल क्या काम करेगा भाई, किसी परिपथ में, किसी सर्किट में चार्ज को फ्लो कराने के लिए एनर्जी को प्रदान करेगा। सेल किसी परिपथ में आवेश प्रवाहित करने के लिए ऊर्जा देगा भाई। अब इस सेल के बारे में कुछ दो तीन चीजें पढ़ेंगे, परंतु इस सेल के बारे में दो तीन चीजें पढ़ने से पहले हम बैटरी भी देख लेते हैं। बैटरी देखिएगा, बैटरी मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। मैं बहुत शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, दो या दो से अधिक सेलों का संयोजन बैटरी कहलाती है। मतलब दो या दो से अधिक सेलों को जोड़ देंगे तो बैटरी बन जाएगी। अब कैसे जोड़ेंगे, उन सेल्स को हम सीरीज में, पैरेलल में, किसी भी कोई मिश्रित क्रम में जोड़ देंगे, श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में या मिश्रित क्रम में। दो या दो से अधिक सेलों को यदि हम जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगी, बैटरी। बैटरी का भी काम क्या है, किसी सर्किट में चार्ज को फ्लो करने के लिए एनर्जी को प्रोवाइड करना, बैटरी होगी। बैटरी को हम ऐसे दिखाएंगे, देखिए बैटरी को हम दिखाएंगे ऐसे, एक सेल, दो सेल, तीन सेल, अप टू 100 ऐसे कंबाइन कर दिया हमने। ये वायर निकाल दिए, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ये बैटरी का निगेटिव टर्मिनल। कितनी सेलें इसमें जुड़ी हैं, तीन, 4, 8, 10, 100, 50 सेलों को जोड़ करके हम क्या बना देंगे, बैटरी। कैसे, सीरीज में। ये तो सीरीज में जुड़ी हुई है, सीरीज या पैरेलल या सेलों का संयोजन पढ़ेंगे। इस बैटरी का भी एक एनोड और ये कैथोड। अब आइए, सेल बैटरी के दो टर्मिनल हुए, पॉजिटिव और निगेटिव। तो कुछ चीजें समझते हैं। यदि मैं किसी सेल या बैटरी को किसी सर्किट में जोड़ दूं तो वो क्या करता है भाई, एनर्जी प्रोवाइड करता है। चार्ज फ्लो करने के लिए क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो देखिएगा,
मैं कुछ छोटी छोटी चीजों को यहां पर बता रहा हूं आपको। ये जरूरी चीज, क्योंकि हमको इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना है तो ये बेसिक चीजों की जानकारी होनी बहुत ही जरूरी है। देखिए, एक तार लिया मैंने, ऐसा दिखा दिया तार को, जो मैंने एरिया ऑफ क्रॉस, पहले तो मैं ऐसे दिखा रहा हूं, आप समझना इसको। इस तार के दो सिरों पर मैंने एक सेल या बैटरी जोड़ दी। किससे होते हुए? कुंजी। जब आवश्यकता पड़ेगी की को ऑन कर देंगे तो बैटरी परिपथ में लग जाएगी, जब आवश्यकता नहीं होगी तो कुंजी को निकाल देंगे। ये देखना भाई, इस बैटरी का धन टर्मिनल मैंने यहां दिया है, ये रेजिस्टर है, एक तार है, एक तार का रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है, उसको ऐसे दिखा देते हैं, ये रेजिस्टेंस होता है। और इस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में एक छोटा सा मैं यहां भी ये रेजिस्टेंस दिखा रहा हूं। अब सुनना, बैटरी के लिए, इस सेल के लिए हम क्या क्या चीजें पढ़ते हैं, इसका अर्थ समझिए। इसका अर्थ ऐसे का मतलब, ये देखना, एक तार लिया मैंने, समझाने के लिए मैं मोटा सा दिखाता हूं। अभी हमने करंट डेंसिटी वगैरह पढ़ी थी। ये तार है, इस तार के दो सिरों के बीच हम क्या जोड़ दें? कुंजी से होते हुए एक बैटरी जोड़ दें। ये तार है, तार समझाने के लिए मैंने मोटा दिखा रहा है। इस तार का प्रतिरोध होता है, क्योंकि इसके बाद हमको ओम्स लॉ पढ़ना है, तो प्रतिरोध है इस तार का, इस छड़ का, इस तार का प्रतिरोध। इसको, तार को ऐसे दिखाएंगे, प्रतिरोध को ऐसे दिखाएंगे। और इससे हमने क्या जोड़ दिया? एक सेल जोड़ दी, सेल जोड़ दी कुंजी से होते। तो इस सेल से क्या करेगी भाई? करंट फ्लो करेगी। कैसे इन होगी? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर, और यहां से बाहर को निकलेगी। ऐसे करंट फ्लो होते हुए, तार से होते हुए, फिर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे पहुंचेगी। अंदर ही अंदर नेगेटिव से धन पे आएगी, धन सिरे पे पॉजिटिव पे आएगी, पॉजिटिव से फिर आउट होगी, अप टू सोन, ऐसा चलता रहेगा। अब सुनिए, इस बैटरी या सेल से संबंधित कुछ चीजें, तो मैं यहां पर भी मैंने एक छोटा सा रेजिस्टेंस स्मॉल आर देख लिया। सेल से संबंधित कुछ परिभाषाएं पढ़ते हैं। क्या? सेल का, सबसे पहले सेल का विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल, वी वाह का मतलब विद्युत वाहक बल, इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। फोर्स का मतलब बल नहीं है ये, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल। एक लाइन लिख रहा हूं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का क्या मतलब हुआ, ईएमएफ का मतलब क्या हुआ। मैं एक लाइन लिख दे रहा हूं, सेल सहित पूरे परिपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित, एकांक आवेश को प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा जो कार्य किया जाता है, उसे उस सेल का, बैटरी होगी तो बैटरी का, सेल का विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल कहते हैं। ये देखो, बेसिक चीजें बहुत जरूरी हैं, ये आ जाना चाहिए। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब हुआ सेल सहित पूरे परिपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित करने के लिए सेल के द्वारा जो कार्य किया जाएगा उसी को हम कहेंगे क्या? ईएमएफ ऑफ ए सेल। ये देखिए, ये सेल है,
ये चार्ज फ्लो कर रहा है भाई, मुक्त इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तो ऐसे, धन आवेश फ्लो होगा तो ऐसे। इस सेल को इस परिपथ में पूरे होल सर्किट में फ्लो कराने के लिए वर्क करना पड़ेगा, मतलब एनर्जी प्रोवाइड करेगी, उसकी एनर्जी कंज्यूम होएगी, वो वही क्या है उसका ईएमएफ। तो सेल का विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल इज इक्वल टू कार्य बटा आवेश। इसको दिखाएंगे ई से भाई, कैपिटल ई से दिखाना। कैपिटल ई से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को भी दिखाया था, ये ध्यान रखना। ई से ई और इस ई में ये ऐसे दिखाया था ना, देखिए मैं यहां पर थोड़ा सा ई इलेक्ट्रिक फील्ड और ई, यदि इसके ऊपर एरो लगा देंगे, कुछ लोग खाली इलेक्ट्रिक फील्ड को खाली ऐसे दिखाते थे, ये तरीका ठीक नहीं है। ये वेक्टर क्वांटिटी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको भी ई से ही दिखाया है मैंने। ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, मतलब ईएमएफ है। एनर्जी को भी दिखाते हैं ई से, कुछ बुक्स में स्मॉल ई से भी दिखाया होगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को। स्मॉल ई चूंकि चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए मैं कैपिटल ई से दिखा रहा हूं। विद्युत वाहक बल ई इज इक्वल टू वर्क अपॉन जूल पर कूलम। ये नंबर तीसरी चीज फार्मूले के रूप में एक लाइन का पढ़ दिया। इसका यूनिट एसआई यूनिट हो गया जूल पर कूलम। और वोल्ट, इसको कहते हैं वोल्ट, एक ही बात है। ठीक है जी। सेल सहित पूरे सर्किट में इंक्लूडिंग सेल, वर्क डन टू फ्लो यूनिट चार्ज इन ए सर्किट, होल सर्किट ये हुआ है पूरा। वर्क डन टू फ्लो यूनिट चार्ज इन ए सेल, नहीं, वर्क डन टू फ्लो यूनिट चार्ज इन द सर्किट, वो क्या हुआ ईएमएफ। किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल ई से या स्मॉल ई से भी डिनोट कर सकते हो, W अपॉन क्यू, स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, शेल का विद्युत वाहक बल, एक तो ये चाहिए आपको। दूसरी चीज, शेल का आंतरिक प्रतिरोध। अभी प्रतिरोध में आएंगे, पहले आंतरिक प्रतिरोध को, इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल का मतलब क्या हुआ भाई? सेल के बाहर परिपथ में और सेल के अंदर इलेक्ट्रोड्स के बीच विद्युत धारा के मार्ग में एक रुकावट होती है, अवरोध उत्पन्न होता है। मैं पहले सेल के अंदर आ रहा हूं, इलेक्ट्रोड्स के बीच, ऋण सिरे और धन सिरे के बीच, कैथोड और एनोड के बीच, बिटवीन कैथोड एंड एनोड, एन ऑब्स्टेकल इज क्रिएटेड इन द वे ऑफ द करंट। करंट के रास्ते में, मार्ग में क्या उत्पन्न हो जाता है? एक अवरोध उत्पन्न हो जाता है। सेल के अंदर यदि ये अवरोध उत्पन्न होगा तो उसको सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहेंगे। यदि बाहर परिपथ में अवरोध उत्पन्न होगा तो उसको बाह्य प्रतिरोध कहेंगे। इंटरनल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो पहले हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध देख रहे हैं। मैं एक लाइन लिख दूं और उस इंटरनल रेजिस्टेंस को कहां पर लगाएंगे? सेल के निगेटिव टर्मिनल। ये फिर से समझ लीजिए, ये सेल है सपोज, ये देखिए ये सेल है सपोज, ये निगेटिव टर्मिनल यहां पर दिखाएंगे। ये सेल का ईएमएफ ई, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, निगेटिव टर्मिनल की तरफ लगाएंगे एक छोटा सा इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है जी, लिख दूं एक लाइन। सेल के भीतर, सेल या बैटरी के भीतर, मैं सेल की ही बात कर रहा हूं अभी, सेल के भीतर
इलेक्ट्रोड्स, दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, कैथोड और एनोड, उनको इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। भीतर इलेक्ट्रोडों के बीच विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न होने वाले अवरोध को, या मार्ग में जो रुकावट पैदा करता है, अवरोध हुआ हो, अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे हमेशा स्मॉल आर से प्रदर्शित करेंगे, से प्रदर्शित करते हैं। सेल का आंतरिक प्रतिरोध विद्युत धारा के मार्ग में सेल के भीतर इलेक्ट्रोडों के बीच रुकावट पैदा करने वाला कारक। ठीक है, सेल के भीतर इलेक्ट्रोडों के बीच विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न होने वाले अवरोध को, कारक को, एक फैक्टर होता है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे स्मॉल आर से दिखाएंगे। कितनी चीजें होगी सेल के लिए? दो चीजें, एक तो ईएमएफ और एक इंटरनल रेजिस्टेंस। एक चीज और देखिए, सेल का टर्मिनल विभवांतर। सेल का टर्मिनल विभवांतर, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल, उसको दिखाएंगे कैपिटल भी से। उसको किससे दिखाएंगे? कैपिटल भी से। देखिए, इसको समझिएगा आराम से। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल देखना है। हमने क्या करा भाई, एक तार लिया, एक कंडक्टर लिया, एक छड़ ली, छड़ का रेजिस्टेंस है आर। इस तार के एक सिरे को मैं ए कह देता हूं और दूसरे सिरे को मैं क्या कह देता हूं, बी। और इस तार के इन दो सिरों को हमने जोड़ दिया सेल से। सेल का धन सिरा कहां डाल दिया? ए पर। और सेल का ऋण सिरा कहां डाल दिया? बी पर। इस सेल का ईएमएफ क्या है? ई। और इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? आर। अब सेल से करंट फ्लो होएगी। हमने पीछे पढ़ा है, सेल के धन सिरे से करंट बाहर को निकलती है, धन सिरे से होते हुए परिपथ में से फ्लो करते हुए सेल के नेगेटिव टर्मिनल में पहुंचेगी और अंदर जो धारा होगी ऋण सिरे से धन सिरे तक पहुंचेगी, फिर बाहर धन सिरे से होते हुए ऐसे, ये क्रम चलता रहेगा। आ गया होगा सबकी समझ में। अब देखिए सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है, सेल को हमने सर्किट में जोड़ रखा है, तो सेल को क्या करना है? एनर्जी प्रोवाइड करानी है सर्किट में टू फ्लो चार्ज, यही तो है। अब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है सेल के, मतलब परिपथ के किन्हीं दो, इस परिपथ में जो नेट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, इस बाह्य प्रतिरोध के
एक सिरे से दूसरे सिरे तक हम एकांक आवेश को प्रवाहित करते हैं, तो जितना कार्य करना पड़ेगा वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और इन दो बिंदुओं के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वही इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी होता है भाई, ये ध्यान रखना है आपको। क्या? देखिएगा, मैं लिख दे रहा हूं एक लाइन का। शेल के द्वारा एकांक आवेश को परिपथ के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को शेल का टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। असल में शेल के द्वारा एकांक आवेश को परिपथ के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को शेल का टर्मिनल विभवांतर क्यों कहेंगे भाई? शेल के टर्मिनल यहां हैं और वो दो बिंदु वहां हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कह दे रहे हैं। क्यों कह रहे हैं जरा ध्यान से समझिए। यूनिट चार्ज को फ्लो कराना है हमको इस बी से ए तक या ए से बी तक। धनावेश होगा तो ए से बी की ओर ले जाएंगे, तब करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी। ऋण आवेश होगा तो वो चलेगा बी से ए की ओर, ऐसे करंट के अपोजिट। इस सर्किट का टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है भाई ये। जब हम किसी सर्किट का टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के दो सिरे लेंगे, यूनिट चार्ज को एक सिरे से दूसरे सिरे तक फ्लो कराएंगे, तब वही इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। यदि ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो शेल के अंदर भीतर विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट पैदा होती है, वो रुकावट करता है इंटरनल रेजिस्टेंस। यूनिट चार्ज को शेल के एक सिरे से दूसरे सिरे तक, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक लाने में जो वर्क डन होता है वो ही टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है। एक ही बात है, चाहे ऐसे कहो चाहे ऐसे कहो, समझिएगा ध्यान से। तो विभवांतर, अब मैं टर्मिनल नहीं लिख रहा हूं, खाली विभवांतर लिख रहा हूं। विभवांतर बराबर कार्य बट्टा आवेश। देखो ईएमएफ इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज था और पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, दोनों एक ही तो है। उस वर्क और इस वर्क में डिफरेंस है। वो वर्क क्या था? ईएमएफ वाला वर्क क्या था? यूनिट चार्ज को होल सर्किट में फ्लो कराना था, वो ईएमएफ था। जबकि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में क्या है भाई? यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट या एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाना है, वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है भाई। तो V इज इक्वल टू क्या हो गया? V इज इक्वल टू W अपॉन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से दिखाएंगे, ईएमएफ को हम E से दिखाएंगे। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस W अपॉन Q है, ईएमएफ भी W अपॉन Q है। वो W है होल सर्किट में वर्क, और ये W है एक बिंदु से दूसरे, WBA। इसका यूनिट भी जूल पर कूलम और वोल्ट। स्केलर क्वांटिटी।
शेल का विद्युत वाहक बल, शेल का टर्मिनल विभवांतर, शेल का आंतरिक प्रतिरोध, शेल कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, प्राइमरी और सेकेंडरी, और बैटरी, इतनी चीजें। और कुछ बेसिक्स में आते हैं, देखिए और सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिए पाठ आपको, चूंकि ओम्स लॉ, मैं थोड़ा सा एक लाइन प्रतिरोध भी लिख दे रहा हूं, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, क्योंकि ओम्स लॉ पढ़ेंगे तो रेजिस्टेंस आएगा। रेजिस्टेंस किसका होता है भाई? कंडक्टर्स का। ठीक है, हम अभी सॉलिड कंडक्टर्स में आएंगे इनिशियली, जिसमें चार्ज फ्लो के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं? मेनली फ्री इलेक्ट्रॉन। रेजिस्टेंस का मतलब एक तार है हमारे पास, ये आर हो गया, एक तार ए बी है, रेजिस्टेंस को ऐसे दिखाएंगे। तो रेजिस्टेंस का मतलब होता है, मैं एक लाइन केवल लिख दे रहा हूं, विद्युत धारा किसी परिपथ में विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करने वाला कारक। प्रतिरोध कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। इसे आर से, इसको पढ़ेंगे, ओम्स लॉ पढ़ेंगे अभी, ठीक है, इस पर ज्यादा, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक वगैरह सब पढ़ेंगे अभी, ओम्स लॉ पढ़ेंगे तो वहां डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि हमको चाहिए ये। रेजिस्टेंस भी हो गया भाई, ठीक है। ऑब्स्टिकल व्हिच क्रिएट, ये इट इज ए फैक्टर, रेजिस्टेंस इज ए फैक्टर व्हिच क्रिएट ऑब्स्टिकल इन द वे ऑफ द करंट। ये देखिए, यहां देखिए, ये सेल जुड़ा हुआ है इस तार के सिरों के बीच, ये एक इस तार में जब करंट फ्लो हो रही है तो एक ऑब्स्टेकल, उसके मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने का प्रयास करेगा, वही रेजिस्टेंस है। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हुआ, जबकि सेल के अंदर भी एक अवरोध उत्पन्न कर रहा है, जो सेल के ऋण सिरे से धन सिरे की ओर बहने वाली धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करेगा। प्रतिरोध हो गया। अब आइए और छोटी चीज, अब हम जो मेटेलिक कंडक्टर होते हैं उनके लिए कुछ चीजें पढ़ रहे हैं भाई। क्या? मुक्त ये समझिएगा, कुछ और चीजें, कुछ और बेसिक चीजें है। एक तार है भाई, तार है, तार को मैं बड़ा बड़ा सा समझा दे रहा हूं। इस तार के, ये तार है, इस चालक है, मतलब चालक के सरफेस पे, सतह पर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। इस चालक में जब तक कोई सिरों के बीच कोई विद्युत क्षेत्र विभवांतर नहीं लगाएंगे, मतलब इस चालक को जब तक विद्युत क्षेत्र में नहीं रखेंगे, इसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन अनियमित गति करते रहेंगे। उनका वेग बहुत ज्यादा होता है, वे आपस में टकराते रहते हैं, तो उनका एवरेज स्पीड जो आ जाता है, बड़ा शून्य हुआ, टकराए, फिर वापस आए, फिर टकराने के बाद फिर धीरे धीरे बड़ा शून्य हुआ, ऐसा चलता रहता है। तो उसको कहते हैं इर्रेगुलर स्पीड ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन। उससे भी पहले इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन घनत्व। इलेक्ट्रॉन, ये छोटी छोटी चीजें चाहिए भाई, इलेक्ट्रॉन घनत्व, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब हुआ, मैं एक लाइन लिख दे रहा हूं, किसी चालक के, चाहिए हमको ये, किसी चालक के एकांक आयतन में
उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को इलेक्ट्रॉन घनत्व कहते हैं। किसी चालक के एकांक आयतन में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहलाते हैं। द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए कंडक्टर, यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए वायर, यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए रॉड इज नोन एज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इसको इलेक्ट्रॉन घनत्व एन से डिनोट करेंगे, स्मॉल एन से इलेक्ट्रॉन घनत्व। एन इज इक्वल टू, कायदे से ये होती है 10⁻28 पर घन मीटर से लेकर के 10⁻31 पर घन मीटर। परंतु ये अलग अलग बुक्स पे अलग अलग लिखा होगा, ये ध्यान रखना। कुछ किताबों में लिखा होगा 10⁻29। अब चूंकि कंडक्टर तमाम प्रकार के होते हैं, कुछों की चालकता बहुत ज्यादा होती है, कुछों की चालकता कम होती है, बहुत कम होती है, तो अलग अलग चालकों में के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलग अलग होती है, ध्यान रखना। और आपकी एनसीईआरटी बुक में तो यहां तक लिख दिया होगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लगभग 10⁻18-19 प्रति घन मीटर। ध्यान रखना इतनी होती है भाई। एवरेज जो मानक है, स्टैंडर्ड जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो 10⁻28 पर घन मीटर टू 10⁻31 पर घन मीटर। अब आप कौन बुक पढ़ रहे हैं? देखिए एनसीईआरटी बुक तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। आप एससी वर्मा सर की बुक पढ़ेंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का जिक्र अलग किया होगा। आप कुमार मित्तल की बुक पढ़ेंगे, उसमें अलग जिक्र करा होगा। आप अग्रवाल सर की बुक पढ़ रहे होंगे, उसमें अलग जिक्र करा होगा। चूंकि मानक आप स्टैंडर्ड बुक पढ़िए, तब आपको क्लियर मिलेगा। तो आप इसको याद रखना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और एक आध चीजें मैं और समझा रहा हूं, फिर इसके बाद इस लेक्चर को खत्म करेंगे, सुनिएगा। अनियमित वेग, बस एक दो चीजें। अनियमित वेग, इरेगुलर वेलोसिटी, इरेगुलर स्पीड। किसकी? मुक्त इलेक्ट्रॉन। अनियमित इरेगुलर स्पीड किसके? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की। देखना मैं लिख रहा हूं एक लाइन। किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनियमित वेग, अनियमित वेग, इसको भी याद करना। 10⁵ मीटर पर सेकंड तक होता है भाई, होता। The irregular speed of the free electrons in a conductor is nearly 10⁵ मीटर पर सेकंड। अब सुनिए, जो कंडक्टर था, जो चालक था, ये देखिए ये चालक था, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन थे। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे थे? अनियमित गति कर रहे थे। वे उनकी स्पीड अधिकतम हुई, वो टकराए, टकराने के लिए गए, टक्कर हुई, फिर एक क्षण के लिए वेग शून्य हुआ, फिर धीरे धीरे बड़ा मैक्सिमम हुई, फिर वापस टकराने के लिए गए, अधिक, फिर शून्य हुआ। ऐसा चलता रहता है। परंतु वो जो इरेगुलर स्पीड है वो कितनी होती है? 10⁵ मीटर पर सेकंड। इसको भी याद रखना। आइए अनुगमन वेग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अनुगमन वेग। इसको कहते हैं, ये तो आपको चाहिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखिएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जब तक किसी चालक को विद्युत क्षेत्र में या चुंबकीय क्षेत्र में, आगे मैग्नेटिक फील्ड पढ़ो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो पढ़ लिया ना हमने। जब तक किसी चालक को इलेक्ट्रिक फील्ड में या मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखते हैं,
तब तक उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अनियमित गति करते हैं और उनका वेग होता है इतना। परंतु औसत वेग क्या होता है? उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स का एवरेज जो स्पीड होती है वो 0 होती है, मानी जाती है। ये भी ध्यान रखना। अब अनुगमन वेग का मतलब ये हुआ जब किसी चालक को, यह देखिए ये कंडक्टर था, इसके एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या थी n, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सपोज a, इसकी लेंथ l, इसको हम क्या कर देते हैं, देखना यहीं पर मैं समझा दे रहा हूं, बैट शेल के टर्मिनल्स से इसको जोड़ दिया, ये धन सिरा इधर डाल दिया और ऋण सिरा इधर डाल दिया, तो इसमें करंट फ्लो करनी होएगी, करंट इसके परपेंडिकुलर इन करेगी जिसको हम धारा घनत्व, यहां से ऐसे होते हुए धारा बहनी शुरू होगी इसमें। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक नियमित वेग से ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक नियमित धारा उधर को बह रही है ऐसे, तो इलेक्ट्रॉन कैसे चलेंगे, ऐसे, उसके उल्टे। तो ये इलेक्ट्रॉन एक नियमित वेग से एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर ऐसे चलना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल एक नियमित वेग, न्यूनतम वेग प्राप्त कर लेते हैं। जब किसी चालक को विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, अर्थात चालक के सिरों के बीच विभवांतर लगा देते हैं, तो तब क्या होना शुरू हो जाता है भाई, मैं लिख दे रहा हूं, जब किसी, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी चालक को विद्युत क्षेत्र या आगे चुंबकीय क्षेत्र भी पढ़ेंगे, मैं यही जिक्र कर दे रहा हूं, चुंबकीय क्षेत्र बी में रखा जाता है, तो उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर एक न्यूनतम वेग से गमन करने लगते हैं, चलने लगते हैं, मतलब गमन करने लगते हैं, जिसे मतलब जिस वेग से वो चलने लगते हैं, जिसे इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कहते हैं। इसे v लिखना, छोटा v लिखना, उस पर d लगा देना, से प्रदर्शित करेंगे, प्रदर्शित करते। जब चालक को विद्युत क्षेत्र में रखेंगे, चालक के सिरों के बीच मतलब विद्युत विभवांतर लगाएंगे या चुंबकीय क्षेत्र में रख देंगे, तो उसमें उस चालक में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक न्यूनतम वेग से एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर चलना प्रारंभ कर देंगे। ये इलेक्ट्रॉन जिस वेग से, जिस न्यूनतम वेग से एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर चलना प्रारंभ करेंगे, उसे ही क्या कहेंगे, अनुगमन वेग। When a conductor is placed in uniform electric field or magnetic field, then the free electrons in the conductor will gain a minimum velocity. Means by this velocity the electrons will travel from one end to another end, is known as drift velocity of the free electron.
ये अनुगमन वेग हो गया। अब आइए एक और चीज का जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि फिर हम ओम्स लॉ पढ़ेंगे। क्या? श्रांति काल। श्रांति काल, इसको कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। मुक्त इलेक्ट्रॉन आपस में क्या कर रहे थे भाई? जब तक विद्युत क्षेत्र में नहीं रख रहे थे, आपस में टकराते। मैं बिल्कुल शॉर्ट में लिख रहा हूं। इलेक्ट्रॉनों, ये चाहिए सब कुछ। इलेक्ट्रॉनों के दो क्रमागत टक्करों के दौरान लिया गया समय श्रांति काल, इसको टाउ से दिखाना कहलाता है। The time taken by the free electrons between two successive collisions। आइए एक और, माध्य मुक्त पथ, इसको कहते हैं मीन फ्री पाथ। इसको लैम्डा से डिनोट करेंगे। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा दो क्रमागत टक्करों के दौरान चली गई दूरी माध्य मुक्त पथ, इसको लैम्डा कहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा दो क्रमागत टक्करों के दौरान जितना दूरी तय होएगी, एवरेज डिस्टेंस है, वो मीन फ्री पाथ हो गया। The average distance traveled by the free electrons between two successive collisions। आज के लिए इतना ही शेष। अब हम अगले लेक्चर में इन सब छोटी छोटी चीजों को इंक्लूड करते हुए आगे बढ़ेंगे। ओम्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपने हाई स्कूल में छोटा सा पढ़ा हुआ है ओम्स लॉ, और उसका हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। ओके बाय।